हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिग्रेशन एनालिसिस। अब तक जो हमने स्टडी किया है वो कोरिलेशन स्टडी किया है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस को हिंदी में प्रतीपगमन विश्लेषण भी कहा जाता है। इस शब्द का मीनिंग, रिग्रेशन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है स्टेपिंग बैक। स्टेपिंग बैक, वापस लौटना, या कई बार इसका मीनिंग लिया जाता है रिटर्निंग टू एवरेज। रिटर्निंग टू एवरेज वैल्यू, ये इसका मीनिंग है। रिग्रेशन का अगर हम सिंपल मीनिंग कहें तो वापस लौटना या औसत मूल्य की ओर वापस लौटना कहा जाता है। अब इस रिग्रेशन जो एनालिसिस है, इसको सबसे पहले यूज़ किया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने। सर फ्रांसिस गाल्टन ने एक स्टडी की थी। उन्होंने एक स्टडी की थी फादर एंड सन्स की हाइट के ऊपर। फादर एंड सन्स की हाइट को लेकर के उन्होंने एक स्टडी की थी और एक अमेजिंग फैक्ट उन्होंने फाइंड आउट किया। उनकी स्टडी कुछ इस तरीके से थी। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं, इमेज बना रहा हूँ। ये जो हैं फादर हैं, ये इनकी हाइट है। अब जो लंबे पिता होते हैं उनके पुत्र भी लंबे ही होते हैं, क्योंकि ये हेरिडेटरी है। जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं उसी के थ्रू ऐसा होता है कि जो लंबे पिता हैं उनके पुत्र भी लंबे ही होते हैं। और जिन पिताओं की हाइट कम है, इट मीन्स जो नाटे हैं, उनके पुत्र भी नाटे ही होते हैं। एक्सेप्शनल केस तो हर केस में होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो ऐसा ही होता है। तो इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन आगे का जो फैक्ट है वो नया है। जैसे ये हमने लिया, अब ये तो जैसे कि हम जानते ही हैं सर, लेकिन अब आगे का जो फैक्ट है वो आप नहीं जानते। उसी को लेकर के ये जो हमारा कंसेप्ट है ये स्टार्ट हुआ था और उसको नाम दिया गया था रिटर्निंग टू एवरेज वैल्यू। ठीक है। अब गाल्टन ने क्या पाया कि जो लंबे पिता हैं उनके पुत्र भी लंबे होते हैं, और जो नाटे पिता हैं उनके पुत्र भी नाटे होते हैं। इट मीन्स कम हाइट के होते हैं। लेकिन एक और अमेजिंग फैक्ट उन्होंने रियलाइज़ किया एवरेज हाइट का। एवरेज हाइट, उन्होंने ये देखा कि जो लंबे पिताओं के पुत्र हैं उनकी एवरेज हाइट अपने फादर से क्या होती है। हम यही सिंबल्स का यूज़ कर लेते हैं कि इनकी जो एवरेज हाइट है वो अपने पिताओं की एवरेज हाइट से क्या होगी? कम होगी, लेस देन होगी। लेकिन जो नाटे पिता हैं उनके पुत्रों की हाइट, जो कम लंबे हैं उनके पुत्रों की हाइट, एवरेज हाइट अपने पिताओं से ज़्यादा होती है। इट मीन्स धीरे धीरे क्या होगा कि इनके जो पुत्र हैं उनकी एवरेज हाइट तो कम होती चली जाएगी। अब जब ये पेरेंट्स बनेंगे तो इनकी एवरेज हाइट कम है, उनकी भी फिर हाइट कम होगी। तो इससे क्या होगा कि एक एवरेज वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी, ये एवरेज हाइट से ज़्यादा लंबे हैं, लेकिन इनके पुत्र की एवरेज हाइट इनसे कम है, तो धीरे धीरे ये क्या होगी? एवरेज हाइट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो नाटे पिता हैं इनकी एवरेज हाइट एवरेज वैल्यू से कम है, लेकिन इनके जो सन्स हैं उनकी एवरेज हाइट ज़्यादा है इनसे। तो ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? एवरेज हाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक कॉमन हाइट की तरफ। तो इससे क्या होगा? इससे उन्होंने, गाल्टन ने ये पाया कि जो सभी के सभी ह्यूमन बीइंग है वो एवरेज हाइट की तरफ रिटर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए इस फैक्ट को उन्होंने नाम दिया रिटर्निंग टू एवरेज वैल्यू। ठीक है। अब हम स्टडी कर लेते हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस
स्टैटिस्टिक्स में हम कैसे यूज करते हैं। अब तक जो हमने स्टडी किया है कोरिलेशन स्टडी किया है। कोरिलेशन में हमने क्या स्टडी किया है कि हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में क्या करते हैं, रिलेशनशिप की डायरेक्शन और डिग्री स्टडी करते हैं, डायरेक्शन और डिग्री स्टडी करते हैं। इट मीन्स हमें सिर्फ ये पता चलता है कि एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है तो किस डिग्री तक का रिलेशनशिप है। हम कोरिलेशन से कॉज एंड इफेक्ट का पता नहीं कर पाते कि कौन सा कॉज और कौन सा इफेक्ट है, हम सिर्फ उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा, हम ना ही किसी वेरिएबल के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते या एस्टिमेशन कर सकते। हम एक वेरिएबल की वैल्यू के बेस पे दूसरे की वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर सकते। ऐसा जो काम किया जाता है वो हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू यही किया जाता है। रिग्रेशन एनालिसिस दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप की नेचर स्टडी करता है, जो हमें इस अनेबल बनाता है कि हम एक वेरिएबल के वैल्यू के बेस पे, जैसे x की वैल्यू के बेस पे हम y की वैल्यू क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि x रिप्रेजेंट करता है प्राइस को और y रिप्रेजेंट करता है डिमांड को। अब जैसे एक वैल्यू हमें दी गई है, प्राइस हमें दिया गया है, प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो डिमांड हमारी 20 यूनिट है किसी प्रोडक्ट के लिए। अब अगर प्राइस में चेंज आया और प्राइस हमारा 200 यूनिट हो गया तो रिग्रेशन एनालिसिस हमें इस एबल बनाता है कि हम ये पता कर सकें कि डिमांड क्या होगा। ये हम एस्टिमेट कर सकते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी नेचर स्टडी की जाती है रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू, जो हमें इस एबल बनाता है कि हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के बेस पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉमन वर्ड्स में डिफाइन करना चाहें, सिंपल वर्ड में रिग्रेशन एनालिसिस को, तो हम क्या कह सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस measure the nature and extent of relationship between two or more variable, thus enable us to make prediction। क्या करता है रिग्रेशन एनालिसिस दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में संबंध की जो रिलेशनशिप है उसकी प्रकृति और मात्रा का माप करके हमें भावी जो अनुमान है वो लगाने की क्षमता हमें प्रदान करता है। हमें इस एबल बनाता है कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू के बेस पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। या हम और बिल्कुल सिंपल कहना चाहें तो रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। रिग्रेशन क्या है, एक मेजरमेंट है दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में एवरेज रिलेशनशिप को मेजर करने का। ठीक है, अब सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो क्या कहेंगे कि रिग्रेशन एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप की नेचर को स्टडी करता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के बेस पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हमें x वेरिएबल की वैल्यू पता है तो हम y की वेरिएबल की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के टाइप्स क्या हैं? जैसे हमने कोरिलेशन के स्टडी किए थे सेम वैसे ही लगभग टाइप हैं इसके। जैसे कोरिलेशन में सिंपल और मल्टीपल कोरिलेशन था वैसे ही इसमें भी सेम वही है। सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। सिंपल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास दो ही वेरिएबल होते हैं x एंड y।
उनमें से एक क्या होता है, ये ध्यान रखना है। कोरिलेशन हमने जब स्टडी किया था तो हमने किसी को डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में यूज़ नहीं किया था, लेकिन जब भी हम रिग्रेशन एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं तो इन दोनों में से कोई एक को हम इंडिपेंडेंट मानते हैं और किसी एक को हम डिपेंडेंट मानते हैं, क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट एस्टेब्लिश करता है दो वेरिएबल के बीच में। तो सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास केवल दो ही वेरिएबल होंगे, उनमें से एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, एक्स वाई जेड भी हो सकता है और एक और भी हो सकता है। अब उसमें क्या होगा, हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक होगा और बाकी जो अदर वेरिएबल हैं वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक होगा और बाकी अदर वेरिएबल हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे अगर हम बात करें फसल उत्पादन की, तो उसमें एक फैक्टर हमारा हो सकता है सिंचाई और दूसरा हो सकता है वर्षा की मात्रा। तो सिंचाई और वर्षा की मात्रा क्या है, इंडिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट क्या है, उस पर डिपेंड कर रही है फसल हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके की रिग्रेशन एनालिसिस को हम क्या करते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। सेकंड टाइप हमारा लीनियर और नॉन लीनियर। अब जैसे कोरिलेशन में थे वैसे इसमें लीनियर और नॉन लीनियर हैं। लीनियर रिलेशनशिप रिग्रेशन एनालिसिस कब होगा, जब दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल हमारे पास बेसिकली, अगर इनमें जो चेंज है वो सेम रेशियो में होता है, तो हम क्या कहेंगे कि लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस हम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हम अगर इनके वैल्यू को प्लॉट करेंगे, एक डायग्राम प्रिपेयर करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा एक स्ट्रेट लाइन के रूप में प्रिपेयर होगा। इनकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे ग्राफ के ऊपर तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा होगी। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होगा कि एक्स एंड वाई जो दो वेरिएबल है, इसमें जो चेंज होगा वो सेम रेशियो में नहीं होगा। इट मीन्स रेशियो अलग होगा। अगर x की वैल्यू 20% बढ़ जाती है तो y की वैल्यू 20% बढ़ गई पहली बार। दूसरी बार जब x की वैल्यू 10% बढ़ी तो इसकी वैल्यू हो सकता है 50% बढ़ जाए। तो इससे क्या होगा, इनका जो कर्व हम प्रिपेयर करेंगे वो स्ट्रेट लाइन की बजाय एक कर्व के रूप में प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको नॉन लीनियर कहा जाता है। अब लास्ट जो हमारा टाइप है वो है पार्शियल और टोटल। पार्शियल रिग्रेशन एनालिसिस हम कब कह सकते हैं, जब हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल हो, एक्स वाई एंड जेड हमारे पास हो। अब इसमें से हम क्या करते हैं, केवल और केवल जब हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे केवल और केवल दो वेरिएबल को लेकर के स्टडी करेंगे। बाकी जो अदर वेरिएबल है इनको हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं कि ये स्थिर है, हम स्टेबल मान लेते हैं इनको। तो वो हमारा क्या है, पार्शियल रिग्रेशन एनालिसिस है, क्योंकि हमने अजम्पशन लिए कि बाकी जो अदर वेरिएबल है वो स्टेबल है। और टोटल रिग्रेशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, सभी वेरिएबल को लेकर के स्टडी करते हैं, हम किसी को भी कांस्टेंट नहीं मानते, दो से ज़्यादा वेरिएबल हमारे पास होते हैं। तो ये टाइप ऑफ आपका हो गया रिग्रेशन एनालिसिस। अब हमें जो स्टडी करना है हमारे सिलेबस में जो है वो है लीनियर, सिंपल एंड लीनियर, सरल रेखीय प्रतिगमन विश्लेषण हमें स्टडी करना है। ठीक है, बाकी हमें अपने सिलेबस में स्टडी नहीं करनी। अब इसके बाद एक टॉपिक और छोटा सा हम कवर अप कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड
रिग्रेशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या क्या है? पहला डिफरेंस मैंने आपको मीनिंग में ही बता दिया। कोरिलेशन क्या करता है? डिग्री एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप। कोरिलेशन क्या करता है? डिग्री मेजर करता है रिलेशनशिप की, और रिग्रेशन क्या करता है? नेचर स्टडी करता है रिलेशनशिप की। हम नेचर के बेस पे एक वेरिएबल की वैल्यू से दूसरी वेरिएबल की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। दूसरा हमारा डिफरेंस है कॉज एंड इफेक्ट। हम कोरिलेशन में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हमेशा एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। इट मीन्स कोइंसिडेंटली भी कोरिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। अब जैसे हम ये कहें कि वेट और इनकम, जैसे वेट और इनकम में अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है तो ये जस्ट एक कोइंसिडेंस होगा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे वेट भी बढ़ रहा है। या एक ऐसा ही फनी कोइंसिडेंस कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे सर के बाल कम हो रहे हैं, हेयर लॉस। तो ये जो रिलेशनशिप इस तरीके के एस्टेब्लिश हो जाते हैं वो कोरिलेशन में हो सकता है कि कोइंसिडेंटली एस्टेब्लिश हो जाए। लेकिन जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो इसमें हमेशा एक जो हमारा वेरिएबल होता है वो कॉज होता है और दूसरा उसका इफेक्ट होता है। कोइंसिडेंटली कोई भी रिग्रेशन एनालिसिस हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें एक जो वेरिएबल होता है वो हमारा क्या होता है रिग्रेशन एनालिसिस में? इंडिपेंडेंट, दूसरा हमारा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिडिक्शन, थर्ड हमारा जो डिफरेंस है वो है प्रिडिक्शन। क्या हम कोरिलेशन पे बेस प्रिडिक्शन कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, हम फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बता सकते। लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू हम एक वेरिएबल की वैल्यू के बेस पे दूसरे की वेरिएबल की वैल्यू बता सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। कोरिलेशन में जो लीनियर रिलेशनशिप होता है उसमें हम आर एक्स वाई, इट मीन्स दो वेरिएबल अगर हम स्टडी कर रहे हैं आर एक्स वाई या आर वाई एक्स, हम दोनों किसी भी तरीके से निकाल लें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वो क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन जो रिग्रेशन की कोफिशिएंट है, रिग्रेशन एनालिसिस के जो कोफिशिएंट है बी एक्स वाई, रिग्रेशन एनालिसिस के कोफिशिएंट को हम डिनोट करते हैं बी एक्स, बी से बी ऑफ एक्स एंड वाई, और दूसरा हमारा है बी ऑफ वाई ऑन एक्स। तो ये दोनों हमेशा इक्वल नहीं होते, तो ये सिमेट्रिक नहीं होते। इट मीन्स इसका मतलब क्या है? आर एक्स वाई या आर वाई एक्स दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ये कहना क्या चाहता है? चाहे हम इसको इंडिपेंडेंट ले और इसको डिपेंडेंट ले, चाहे हम इसको डिपेंडेंट ले और इसको एक्स को इंडिपेंडेंट ले, आर की जो वैल्यू है वो हमारी सेम ही आएगी। लेकिन जब हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो अगर हमने x को इंडिपेंडेंट लिया है और y को डिपेंडेंट लिया है तो वो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन आएगा वो उससे अलग होगा, डिफरेंट होगा। अगर हम y को एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और x को हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो वो हमारा क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही समझो, जब हम आगे कोफिशिएंट स्टडी करेंगे तो फिर से इसे स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉनसेंस कोरिलेशन या नॉनसेंस रिलेशनशिप हम कह सकते हैं। नॉनसेंस रिलेशन, कोरिलेशन में नॉनसेंस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है, लेकिन रिग्रेशन एनालिसिस में नॉनसेंस रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता, जैसे अभी अभी हमने स्टडी किया था। और उसके बाद है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल।
चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, जो हमारा कोरिलेशन होता है, आर हमारा क्या होता है, फ्री होता है, फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। इट मीन्स अगर हम कोई कॉमन फैक्टर ऐड कर दें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल में, या फिर किसी कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर दें, तो आर की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो हमारा रिग्रेशन है वो फ्री होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से, तो फ्री फ्रॉम चेंज ऑफ ओरिजिन, केवल और केवल चेंज ऑफ ओरिजिन से फ्री होता है। इट मीन्स अगर हम कोई कॉमन फैक्टर ऐड करेंगे या लेस करेंगे दोनों वेरिएबल में, तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा रिग्रेशन कोफिशिएंट पे, लेकिन चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट होता है। हम किसी कॉमन फैक्टर से अगर डिवाइड कर देंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसी कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, या अगर हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो बाद में डिवाइड करना होगा। इट मीन्स जब हम फार्मूला स्टडी करेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट का, तो उसमें अगर हमने किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया है तो हमें एडजस्टमेंट के लिए उसे फॉर्मूले में कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये फ्री नहीं होता चेंज ऑफ स्केल से, ठीक है। तो ये थे डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस थे कोरिलेशन और रिग्रेशन में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है, हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन और कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ये तीन चीज़ हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। एक पहली हम स्टडी कर लेते हैं रिग्रेशन लाइन। आज हम केवल और केवल रिग्रेशन लाइन स्टडी कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन क्या है, बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करने वाले हैं, सिंपल और लीनियर रिग्रेशन स्टडी करने वाले हैं। तो सिंपल में क्या होता है, केवल और केवल दो ही वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, और लीनियर में क्या होता है, सेम रेशियो में चेंज आता है। इट मीन्स अगर हम जो वैल्यू है उनको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे तो एक स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रा होती है, ठीक है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं रिग्रेशन लाइन। वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, दो हैं। अब दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमें ये नहीं पता कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एक बार तो हम क्या कर सकते हैं, इसे x को क्या मान सकते हैं, इंडिपेंडेंट, और y को क्या मान सकते हैं, डिपेंडेंट। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि x हमारा क्या हो, डिपेंडेंट हो, और y हमारा क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। अब दो सिचुएशन हो सकती है, तो इसके लिए जो लाइन ड्रा होगी रिग्रेशन की, अब वो भी क्या होंगी, दो होंगी, क्योंकि दो सिचुएशन उसके लिए, दोनों के लिए अलग अलग हमारी लाइन होंगी, दो वेरिएबल है। तो पहला केस, अगर हम x को क्या मानते हैं, इंडिपेंडेंट, और y को क्या मानते हैं, डिपेंडेंट, तो इसके लिए जो हम लिखेंगे लाइन, रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। अब यहाँ आपको ये बात ध्यान से समझ लेनी है, हमने क्या लिखा, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। अब इसका क्या मतलब है, y किस पे डिपेंड है, x पे। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आपने ध्यान रखना है कि y ऑन x लिखा जा रहा है कि x ऑन y लिखा जा रहा है। अगर y ऑन x लिखा जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि y डिपेंड करता है x पे, और अगर ये लिखा जाता है x ऑन y, इसका क्या मतलब है कि x डिपेंड कर रहा है y पे।
तो इसी के अकॉर्डिंग दो रिग्रेशन लाइन हमारी ड्रा होंगे, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन हमारी इन दो लाइनों के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी कि अगर हमारा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और अगर हमारा y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो जो वैल्यू होंगी वो प्लॉट होगी ग्राफ के ऊपर, तो जो लाइन ड्रा होंगी वो हमारी क्या होंगी, रिग्रेशन लाइन। या हम सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं, रिग्रेशन लाइन शो द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। रिग्रेशन लाइन क्या करती है, जो रिग्रेशन लाइन हमारी ड्रा होंगी एक ग्राफ के ऊपर, वो क्या शो करती हैं, टू वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप, एवरेज रिलेशनशिप शो करती हैं कि उनके बीच में एवरेज रिलेशनशिप किस नेचर का है। ठीक है, अब पहली हमने लाइन स्टडी कर ली, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि x के दिए मूल्य के लिए y का मूल्य क्या होगा। इट मीन्स अगर हमें y की वैल्यू एस्टिमेट करनी हो x के वैल्यू के बेस पे, तो वो हम ड्रा करते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, और अगर हमें x की वैल्यू पता करनी हो y की वैल्यू के बेस पे, तो हम ड्रा करते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y। तो एक चीज़ आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हो, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो आपको क्या लेना है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसकी वैल्यू आपको दी हुई वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो आप पहले लिखोगे जिसकी आपको फाइंड आउट करनी है, रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, अगर आपको x की फाइंड आउट करनी है, और अगर आपको y की फाइंड आउट करनी है तो रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है। अब उसके बाद जैसा कि अभी हमने स्टडी किया, रिग्रेशन लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या शो करती है, टू वेरिएबल के बीच में एवरेज रिलेशनशिप को शो करती है। तो एवरेज रिलेशनशिप हम कैसे पता करेंगे रिग्रेशन लाइन के थ्रू, वो हम स्टडी कर लेते हैं। अगर हम x एक्सिस पे x की वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं और y एक्सिस पर y की वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं, और अगर हमारी रिग्रेशन लाइन कुछ इस तरीके से ड्रा होती है, लेफ़्ट टू राइट और डाउन टू अप की तरफ अगर हमारी लाइन ड्रा होती है, इसका क्या मतलब है, एक ही लाइन r इज इक्वल टू +1। r की जो वैल्यू अगर हमारी +1 है, तो दोनों जो लाइनें होंगी, चाहे हम x ऑन y और y ऑन x ड्रा करें, तो वो एक ही लाइन ड्रा होंगी, क्योंकि एक लाइन दूसरी को ओवरलैप कर लेंगी, एक ही लाइन ड्रा होंगी। और वो कब होंगी, जब रिलेशनशिप हमारा परफेक्ट रिलेशनशिप है और पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो ये लाइन आपकी बॉटम टू अप की तरफ और लेफ़्ट टू राइट की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, और अगर परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है, उस केस में क्या होगा, उस केस में अप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट आपकी लाइन ड्रा होगी। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब उसके बाद ये तो परफेक्ट सिचुएशन होगी। उसके बाद अगर दोनों लाइनें 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस केस में क्या होगा, r इज इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं दोनों लाइनें, तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये क्या है हमारी रिग्रेशन लाइन x ऑन y, और ये क्या है y ऑन x। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन, अगर ये रिग्रेशन लाइन हमारी बॉटम टू अप और एक दूसरे के क्लोज हैं, एक दूसरे के जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी
उतना ही उनके बीच में रिलेशनशिप, दो वेरिएबल हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, हाई डिग्री का रिलेशनशिप होगा दोनों के बीच में। तो अगर इन दोनों के बीच में दूरी कम है, दोनों लाइनों के बीच में, अब ये जो हमारी लाइन है ये कौन सी लाइन है, y ऑन x, और ये है x ऑन y। तो दोनों लाइनों के बीच में, रिलेशन लाइनों के बीच में जितनी दूरी कम होगी उतना ही हम क्या कहेंगे कि R जो हमारा रिलेशनशिप है वो हाई डिग्री का है। अब एक और नेक्स्ट सिचुएशन, अगर इन दोनों के बीच में इन दोनों लाइनों के बीच में अगर दूरी ज़्यादा है, इन दोनों लाइनों के बीच में अगर दूरी ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे, x ऑन y और y ऑन x। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ जो है वो लो डिग्री का है, रिलेशनशिप की जो डिग्री है वो लो है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेशन लाइन के बेस पे रिलेशनशिप की डिग्री स्टडी कर सकते हैं कि किस टाइप का रिलेशनशिप है दो वेरिएबल के बीच में। अब उस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन या ऑब्टेनिंग ऑफ रिलेशन लाइन, ये हम कल स्टडी करेंगे। आज के लिए बस आप इतना स्टडी कर लो, रिलेशन लाइन होती क्या है और रिलेशन लाइन के बेस पे हम कैसे रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है।